तो चलिए बच्चों, अब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब है फिक्स ना होना, कोई एरर आना, कंफर्म ना बता पाना। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना हाई स्पीड से न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है कि उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट करेक्टली नहीं बताई जा सकती। उसमें थोड़ी बहुत एरर, अनसर्टेनिटी जरूर होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के अंदर अकेले पार्टिकल नेचर तो है नहीं। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, और वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेव की तरह इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बनाता हुआ रिवॉल्व करता है। तो इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स नहीं है। कभी वो न्यूक्लियस के करीब आता है तो कभी वो न्यूक्लियस से दूर आता है। जैसे आप देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, और इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो डिस्टेंस कम आ रही है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन वेव नेचर पजेस तो किए ही हुए है, साथ में उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हो गई एटम के अंदर। तो कहने का मतलब, हाइजेनबर्ग ने यह समझाया दुनिया को, इलेक्ट्रॉन की हाई वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी हम सही नहीं बता सकते। उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर होगी। और अगर वेलोसिटी सही नहीं बता सकते तो हम लोग उसका मोमेंटम भी नहीं सही बता सकते। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी बेटा तीन चीजें आ गई। एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। और एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का जो स्टेटमेंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले और उसे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिख लीजिए सब लोग, इट इज इम्पॉसिबल, हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द exact position and momentum of an moving object, for example electron, accurately. मोमेंटम के अंदर ही वेलोसिटी वाली अनसर्टेनिटी भी आ गई है। तो ये स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। हम एक्यूरेट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर होगी। तो बच्चों समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो चलिए हाइजेनबर्ग को अब हम लोग मैथमेटिकली कोरिलेट करेंगे। हाइजेनबर्ग ने बताया कि इफ डेल्टा एक्स इज द uncertainty in position of an moving object, for example electron, and delta p is the uncertainty in its momentum. तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इन दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होगा, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन
4 pi, where h is the Planck's constant, जहां पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हाइजेनबर्ग की फर्स्ट रिलेशन थी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा या तो h/4 पाई के बराबर होगा या h/4 पाई से बड़ा होगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट h/4 पाई से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर कि डेल्टा x और डेल्टा p इनका जो प्रोडक्ट होगा या तो ये h/4 पाई के बराबर होगा या ये प्रोडक्ट h/4 पाई से बड़ा होगा, लेकिन h/4 पाई से छोटा नहीं होगा। इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग की फर्स्ट रिलेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी हम आपको करवाएंगे। सर पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? पाई की वैल्यू वही होती है 3.14। पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14 होती है, 22/7 और 22/7 होता है 3.14। सर उन्होंने ये डिटरमाइन कैसे किया कि पोजीशन और मोमेंटम का जो वो प्रोडक्ट होगा वो h/4 पाई से छोटा हो, मतलब बड़ा होगा? हाँ, ये बेटा एक्चुअली हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था, जो मैंने बताया था आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो लोगों ने मिलकर दिया था, एक हाइजेनबर्ग और एक श्रोडिंगर। तो इन लोगों ने हायर मैथमेटिक्स का यूज किया था। हायर मैथमेटिक्स का मतलब वो मैथमेटिक्स जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या पीएचडी लेवल पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, और वो मैथमेटिक्स अभी आपके समझ के बाहर है। ठीक है, अभी तो आप 10+2 में ही हैं। हाँ, तो इस वजह से इसका प्रूफ आपके सिलेबस से बाहर रखा गया है। तो बस आप ये समझ लीजिए हाइजेनबर्ग ने हायर मैथमेटिक्स का और तमाम एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करके ये रिलेशन बनाई थी। ठीक है सर, बच्चों, यहाँ पर x और p पोजीशन और मोमेंटम के लिए यूज हुआ है। यस, डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा p है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है वो बराबर होता है मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम होगा मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट रिलेशन में जरा पुट करिए। तो यहां से डेल्टा x इनटू डेल्टा v ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 m पाई। तो ये आ गई हाइजेनबर्ग की सेकेंड रिलेशन। भाई यहां पे आप डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v रखोगे तो m चला जाएगा नीचे, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v। तो ये भी आपको याद करना है, ये हाइजेनबर्ग की सेकेंड रिलेशन है। यहां पे जो m है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डेल्टा v है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बस आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से नोट कर ले ताकि मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊं इसके भी, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। इनको नोट करिए और याद करिए। सर, सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन थोड़ी क्लियर कर दीजिए। चलो देखो एक बार फिर से डेरिवेशन। मैंने बताया कि जो डेल्टा p होता है वो मास इनटू डेल्टा v होता है, ठीक है। तो यहां पे हम डेल्टा p की जगह रख सकते हैं मास इनटू डेल्टा v, ठीक। अब इसके बाद डेल्टा x इंटू डेल्टा v क्या होगा? ये जो मास है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना बेटा। ओके तो सर, ये गॉट मास इट। चला गया डिनोमिनेटर में। हाँ, गॉट इट ना? ओके सर। ठीक है, ओके ओके।
Yes, तो sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए आप एक न्यूमेरिकल नोट करिए। इसमें बोला जा रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है इफ uncertainty in position नोट करिए, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर (10⁻⁻10 meter and 5 into 10⁻⁻24 meter per second। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल। तो फिर उस पार्टिकल का मास बताना है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन की बात चल रही है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ग्रेटर देन वाला साइन रिमूव कर देंगे, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप रखेंगे इक्वल टू। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वो ये लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला साइन हटा के इक्वल टू, और सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए। यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड रिलेशन वाला। Have you note down the question? Yes. Okay. multiplied by 10 raised to power minus 3. Okay, डेल्टा एक्स 10 raised to power minus 10 है, डेल्टा वी 5 into 10 raised to power minus 24 दे रखा है। h होता है 6.6 into 10 raised to power minus 34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 4 into m, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 24, ये टोटल हो जाता है 10 की पावर माइनस 34, और उधर भी 10 की पावर माइनस 34 है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 5 into 4 into 3.14 into m, और राइट हैंड साइड में आएगा 6.6। अब 5 4 जा 20 होता है, और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62.8 आ जाएगा into m इक्वल टू 6.6। तो m आ जाएगा 6.6 अपॉन 62.8, राइट? इतना सबका आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसको सॉल्व करो, बताओ बेटा कितना आएगा? So 105 multiplied by 10 raised to power minus 3. 105। Yes, sir. Same answer. 10.
Yes, sir. यानी हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 या Yes. पूरा मैं लिख देता हूं, हाँ पूरा मैं लिख देता हूं 105 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है सबका? Yes, sir. ठीक है। Yes, और ये बेटा बताओ, ये बताओ बेटा ग्राम में आ रहा है कि किलोग्राम में आ रहा है? ये आएगा आपका किलोग्राम में। यूनिट अक्सर लोग भूल जाते हैं। एमके सिस्टम चल रहा है तो एमके सिस्टम में मास जो निकलेगा किलोग्राम में निकलेगा, तो ये किलोग्राम है। ओके बेटा, अब इसे ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें? 1000 से Divide by multiply करके, हाँ तो 105 मास आ into 10. जाएगा 105 ग्राम। भाई इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा ना, तो मास आ जाएगा 105 ग्राम। समझ आया बच्चों? Yes, sir. yes, sir. कीरत आपके समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिए। फाइनल आंसर है मास इक्वल टू 105 ग्राम, और यहां से जो सॉल्व करेंगे तो ये किलोग्राम में आएगा क्योंकि एमके सिस्टम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 105 ग्राम। चलिए ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वाइज। अब मैं आपको एक इजी क्वेश्चन देता हूं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इफ uncertainty in position of an electron is 0, अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है, then uncertainty in its momentum So infinite. would be, your options are 0, more than, h/4 पाई, या सी ऑप्शन है इन्फिनिटी। So infinity. So infinity. Infinity. सब लोग सॉल्व करें इसका आंसर। मैं सबसे चाहूंगा, मैं सबसे पूछूंगा, वन बाय वन infinity. सबका नेम लेके मैं पूछूंगा। तो अभी आप लोग केवल कॉपी पे सॉल्व करें, वन बाय वन जब मैं नेम लूं तब मुझे आंसर बताइएगा। सब लोग अटेम्प्ट करें। यहां पे हाइजेनबर्ग की फर्स्ट रिलेशन यूज होगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। इससे सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करिए। So infinity. ठीक है, चलिए सब लोग, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलिए कनक, कनक बताइए क्या आंसर है इसका? सर इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी। ठीक है, ज्योति मिश्रा? नहीं जवाब आया। चलिए शरद त्रिपाठी? So infinity. ओके,
अनिमेश, सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। कनक, सर इन्फिनिटी। कीरत, Yes, sir, infinity. ओके, एकदम सही जवाब इन्फिनिटी आंसर होगा, क्योंकि भाई डेल्टा एक्स आपको 0 दे रखा है, डेल्टा पी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स नीचे आ गया। अब जब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी आएगा। अब इंफिनिटी से बड़ा कुछ होता नहीं, इंफिनिटी से बड़ा इंफिनिटी ही होता है, तो इसका मतलब पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 वी गेट डेल्टा पी इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, वो भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सब लोग इजीली कर लेंगे। उसमें बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द uncertainty in velocity नोट करिए सब लोग, of an electron if uncertainty in position and momentum are equal। चलिए सॉल्व करिए। तो यहां पे बोला जा रहा है अगर पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बराबर कर दी जाए तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, ये बताना है। तो फिर से यहां पे वो जो फर्स्ट रिलेशन थी इसका यूज किया जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू बराबर दे रखी है, तो इस रिलेशन में हम डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी रख देते हैं। तो जब हम इस रिलेशन में डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी रखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये बात सबको क्लियर हुई? स्क्वायर कैसे हुआ? यस सर। ठीक है, बस हमने डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी रख दिया, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया h अपॉन 4 पाई। अब यहां से स्क्वायर रूट ले लो, तो डेल्टा पी आ जाएगा h अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल्टा पी होता है मास इनटू डेल्टा वी, इंप्लाइज दैट m इंटू डेल्टा वी, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो हाफ बाहर आ गया, अंडर रूट h अपॉन पाई। क्लियर? अब डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी यहां से आ जाएगा, m को नीचे ले जाओ, तो जब आप m को नीचे ले जाओगे तो डेल्टा वी आ जाएगा 1 अपॉन 2m अंडर रूट h अपॉन पाई। यही होगा हमारा
आंसर। तो क्लियर हो गया बच्चों सबको? Yes. Yes, sir. sir. ठीक है, बहुत ही, हाँ बस। तो काफी इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको हाइजेनबर्ग की थर्ड रिलेशन बताता हूं। हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइजेनबर्ग ने एक और रिलेशन दी थी, तो मैं सोच रहा हूं वो भी आपको बता दूं। हालांकि वो कोर्स में नहीं है। तो देखिए क्या बताया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि, इसको नोट करके लिख लीजिए, कि अगर डेल्टा ई है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, और डेल्टा टी है अनसर्टेनिटी इन टाइम, वो टाइम जितनी देर तक कोई पार्टिकल इस एनर्जी को ऑक्युपाई करके रखता है। मतलब देखिए, टाइम का मतलब होता है, देखिए हर चीज एनर्जी और टाइम से रिलेटेड है। जब आप रात में सोते हैं तो आपकी एनर्जी कम होती है, सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, फिर आप नाश्ता करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इधर उधर जाते हैं, दौड़ते धूपते हैं, आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है, फिर दोपहर में खाना खा के आराम करते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, शाम को क्लास करते हैं, इधर उधर होते हैं, फिर एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो अगर किसी पार्टिकल की एक पर्टिकुलर एनर्जी है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगी। तो दो बातें आ गई, पार्टिकल की एनर्जी और पार्टिकल का टाइम। तो जिस तरह से हाइजेनबर्ग ने बताया कि हम पोजीशन, मोमेंटम और वेलोसिटी सही सही नहीं बता सकते, ऐसे ही हम किसी पार्टिकल की एनर्जी और टाइम वो भी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। अगर वो पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, ऊपर से वेव नेचर भी है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि कितने टाइम तक वो कितनी एनर्जी पजेस करता है, राइट। और यहां पे भी इन्होंने मैथमेटिकली बोला कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इसे हाइजेनबर्ग का एनर्जी टाइम रिलेशन कहते हैं, और ये हाइजेनबर्ग का थर्ड प्रिंसिपल है। तो छोटी सी चीज है, मैंने बता दी, ध्यान रखिएगा। भले ही कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग ने 2 नहीं बल्कि 3 रिलेशन दी थी। पहली रिलेशन पोजीशन मोमेंटम वाली, दूसरी रिलेशन पोजीशन वेलोसिटी वाली, और तीसरी रिलेशन एनर्जी टाइम वाली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटा आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर हमने यही स्टार्ट किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। कई बुक्स में इसी चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और हम उसी को कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, केमिकल स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब निकालना सीखेंगे, और उसकी बेस पे जो केमिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो करना आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म पे नया चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। सर अगर सर ये वाला जो चैप्टर था एटॉमिक, हेलो सर, सर ये वाला जो चैप्टर था सर ये वाला जो चैप्टर अभी पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा अगर और कोई बुक से लगाने हो तो सर कौन सी बुक से लगाएं, मतलब रेफरल बुक कोई? वो बेटा मेरे से आप पर्सनल व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, वो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। रही बात, इसमें एक टॉपिक और है, जैसा कि आपने से मैंने डिस्कस किया था पहले, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे सिलेबस से हटा दिया गया है,
तो चिंता मत करिए, मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको देखिएगा, तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, सभी Thank you, को sir. मेरा सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना निकले। इस टाइम कोविड-19 बहुत तेजी से उसके केसेस बढ़ रहे हैं। पर डे आप देख रहे होंगे 45,000 केसेस आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और घर में ही रहें और घर पे पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, चलिए यस सर। तो फिर मीटिंग बंद करते हैं।